गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग सॉल्यूशन के सिलसिले में आज 6th लेक्चर में हैं और मैं राहुल कुमार आप सबको इस लेक्चर के दौर में इस सॉल्यूशन के चैप्टर के सिलसिले में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग। तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन का, है ना बेटा, एक मिनट। सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 6। तो हम लोग आज सॉल्यूशन का लेक्चर 6 कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो लास्ट क्लास तक हमने कहाँ तक पढ़ा था बेटा? सॉल्युबिलिटी तक, है ना। सॉल्युबिलिटी हम लोग देख रहे थे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ सॉल्युबिलिटी अगेन। थोड़े से रिकैप कर देता हूँ, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ाया था। सॉल्युबिलिटी, है ना। अब बेटा सॉल्युबिलिटी को मैं दो तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक, है ना, एक लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड का सॉल्युबिलिटी, सॉलिड एंड लिक्विड का सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड में, है ना। एंड दूसरी चीज पढ़ने वाले हैं गैस का सॉल्युबिलिटी, गैस इन लिक्विड में, है ना, गैस इन लिक्विड। हालांकि हमें जो पढ़ना है बेटा, दो ही तरह के सॉल्यूशन पढ़ने हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, है ना, कि बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने हैं। और बाइनरी सॉल्यूशन में मेरे को जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोगों को लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है ना। मोस्टली हमें क्या पढ़ना है? लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने हैं, है ना। जो भी डीलिंग करेंगे हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन से करेंगे। तो अगर ये सारे सॉल्यूट हो गए बेटा, मतलब सॉल्यूट सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, जो कि लिक्विड में घुल सकता है, और जो गैस हो सकता है, गैस लिक्विड में घुल सकता है। तो हम लोग दो ही चीज़ की सॉल्युबिलिटी की बातें करेंगे। अब हम लोग सॉल्युबिलिटी को डिफाइन भी करे थे कुछ इस तरह से। सॉल्युबिलिटी दोनों, है ना, सॉलिड लिक्विड का इन लिक्विड में एंड गैस इन लिक्विड में, दोनों को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे बेटा, है ना। तो पहले लिखता हूँ सॉल्युबिलिटी, है ना। सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करता हूँ फर्स्ट वाले केस के लिए। तो मैं लिखूंगा, है ना, अमाउंट ऑफ सॉलिड, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखता हूँ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। किस में लेना है बेटा? ग्राम में। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व्ड इन, है ना, डिजॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये जो स्पेसिफिक अमाउंट होगा बेटा, फिक्स होगा, वो कितना होगा? 100 ग्राम हम लोग लेते हैं, 100 ग्राम होगा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 100 ग्राम एट, एक और बात याद रखना है, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर यहां फिक्स होने चाहिए बेटा, टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर, हालांकि प्रेशर का यहाँ प्रभाव नगण्य रहेगा, बिल्कुल जी, है ना, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा इसमें, है ना। हालांकि इसमें ज़्यादा इफेक्ट करेगा, बट इसकी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने का तरीका अलग होता है ना। तो आपको क्या करना है? सॉल्युबिलिटी इस तरह से डिफाइन करना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। किस में लेना है? ग्राम में सॉल्यूट लेना है ना, और उसे घोलना है किस में, है ना, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। जनरली हम क्या लेते हैं? उसको 100 ग्राम लेते हैं। टेम्परेचर को फिक्स रखना है, प्रेशर को फिक्स रखना है। अब ये घोलते हुए कितना घोलना है भाई?
ऐसा भी तो हो ना, कितना घोलना है ना। तो ये जो है यहाँ पे कितना होगा, मैक्सिमम अमाउंट, यहाँ पे एक और चीज लगा देना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। अब मैक्सिमम कब होगा, तो मैंने आपको दो चीजें सॉल्यूशन के 3 क्लासिफिकेशन बताए थे, है ना। क्या क्या बताया था बेटा, आपको बताया था, है ना, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बताया था, फिर बताया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, और एक और बताया था सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो 3 तरह के मैंने आपको सॉल्यूशन पहले ही बता रखे हैं। अब अनसैचुरेटेड क्या होता है बेटा, अनसैचुरेटेड वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट और ज़्यादा घुल सकता है ना। सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट और नहीं घुल सकता है, बस बंद हो गया घुलना, है ना, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और सुपर सैचुरेटेड में सैचुरेटेड से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब सैचुरेटेड से थोड़ा सा ज़्यादा के लिए बताया था आपको, है ना, कि हायर टेम्परेचर पे घुला दो और लोअर पे लेके आओ, है ना, अब हो गया, उससे ज़्यादा घुल गया, है ना। तो ये अब ऑब्जर्व कैसे होता है, किस तरह से आप सुपर सैचुरेटेड को ऑब्जर्व कर सकते हो किसी सॉल्यूशन में। तो देखो, अगर आप कोई सॉल्यूशन लो और इसमें सॉल्यूट को घुलाओ और ये घुलने लगेगा, एक समय आएगा कि अब नहीं घुलेगा, और उससे अगर ज़्यादा घुला दिए तो प्रिसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा। तो जिस सॉल्यूशन में ये पीपीटी का फॉर्मेशन शुरू हो जाए वो समझ लेना सुपर सैचुरेटेड है। पीपीटी बनना शुरू कर दे, तो जिस सॉल्यूशन में प्रिसिपिटेशन होना शुरू हो जाए सॉल्यूट का, तो समझ लेना वो सुपर सैचुरेटेड है ना। तो आपको कहाँ करना है, प्रिसिपिटेशन से जस्ट पहले तक घुलाना है कि प्रिसिपिटेशन ना हो, है ना, बट मैक्सिमम रीच कर जाए, मतलब सैचुरेटेड बन जाए। तो सैचुरेटेड बनाने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना घुलाते हो वही उसका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है बेटा। तो ये रहे सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन। अब मैं इसके प्रभाव को, हम लोग इसके फैक्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं, है ना, और सॉल्युबिलिटी के वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, है ना। तो चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा, तो नोट डाउन कर सकते हैं इसको, है ना, नोट डाउन कर लें इसको, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। तो चलिए, हो गया, आई थिंक हो गया होगा, है ना, आई थिंक हो गया होगा बेटा, लिख लिए। चलिए, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलो, तो लिख लिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतना हम लोग पहले ही क्लास में कर चुके थे बेटा। अब हम लोग पेज 2 में आ जाते हैं। पेज 2 में आ जाते हैं। तो पेज 2 में आ गए बेटा। पेज 1 रिकैप करवा दिया आपको। पेज 2 में हम लोग देखते हैं फैक्टर्स, है ना,
कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, फैक्टर्स है ना, अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अब हम लोग बात कर रहे हैं पहले वाले सेक्शन के लिए बेटा, है ना, गैस वाले के लिए नहीं बात कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, हम लोग वो सारे फैक्टर्स देखेंगे जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर बेटा, पहला फैक्टर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं फर्स्ट फैक्टर में? नेचर। सबसे पहली बात नेचर। हालांकि नेचर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, फिर भी आज डिस्कस करता हूँ। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना, इसकी बातें हम लोग करे थे, ठीक है। तो ये बातें हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी, है ना। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखो जनरली जो सॉल्यूट होता है, हम लोग सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी कुछ भी हो सकता है ना। सॉल्यूट अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो दो तरीके का सॉल्यूट हो सकता है ना, एक पोलर एंड दूसरा नॉन पोलर। पोलर एंड दूसरी नॉन पोलर, ये दो तरह के सॉल्यूट हो सकते हैं बेटा। उसी तरह से सॉल्वेंट भी दो तरह के हो सकते हैं, है ना। सॉल्वेंट भी दो तरह के हो सकते हैं, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर, है ना। अब पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो पोलर सॉल्यूट की बात करें तो जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, NaCl हो गया, ये सब क्या हो गया? पोलर हो गए, है ना। ये आयनिक कंपाउंड हो गया। आयनिक कंपाउंड हमेशा पोलर होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड में हमें क्या देखना पड़ता है? पोलरिटी देखना पड़ता है, डाइपोल मोमेंट देखना पड़ता है। अगर न्यू नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो पोलर होता है, और नॉन पोलर न्यू नेट इक्वल टू आपका 0 हो जाए, न्यू नेट इक्वल टू 0 हो जाए तो आपका वो क्या हो जाता है? नॉन पोलर हो जाता है। जैसे कि बात करें, हम लोग बात करते हैं बेंजीन की बात कर लेते हैं, है ना, ठीक है। बात कर लेते हैं आपका CCl4 की बात कर लेते हैं, तो ये सब आपके नॉन पोलर हो जाते हैं। अब रही बात पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो सॉल्वेंट में मोस्टली टाइम हम लोग जैसे कि अल्कोहल, तो अल्कोहल भी एक तरह का क्या है ना, ROH एक पोलर सॉल्वेंट की तरह काम करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ H2O यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है, H2O। और जनरली अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में वाटर एक बहुत बढ़िया सॉल्वेंट की तरह ख्याल आता है। तो वाटर जब भी हम लोग सोचते हैं तो वाटर एज ए सॉल्वेंट सोच लेते हैं, तो मेनली आपका यही वाटर होगा। और आपके सिलेबस में मोस्ट ऑफ टाइम यही देखने को भी मिलेगा, एक्वस सॉल्यूशन, जिसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो CCl4, है ना, बेंजीन और CCl4 का कॉम्बिनेशन किसी को भी रख सकते हो, ठीक है। टॉल्विन ले लो। तो ये सब क्या है? आपके नॉन पोलर वाले हो गए। तो ये वाली बात हमने देख ली, है ना। तो नेचर आप देख रहे हो कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी सॉल्यूट कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। और आपको बताया था कि अब ज़रूरी नहीं है कि यही सॉल्यूट हो और यही सॉल्वेंट हो, उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है ना। क्योंकि ये तो डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर ना जी, है ना। कोई भी चीज़ें सॉल्यूट हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है ना। इसमें थोड़े ना लिखा हुआ है कि नहीं भाई यही सॉल्यूट होगा और यही सॉल्वेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। ये फिक्स नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूट और कोई भी सॉल्वेंट हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब दो तरह के सॉल्यूट, दो तरह के सॉल्वेंट हो सकते हैं, कोई भी सॉल्यूट कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। तो इस वजह से अब देखोगे कि किसका सॉल्यूशन बनेगा और किसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा, कौन किस में घुलेगा कौन किस में नहीं घुलेगा, तो ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ जिक्र किया था, है ना, एक जिक्र किया था लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है ना,
लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक जैसा एक जैसे में घुलता है, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है। इसका मतलब बेटा कि पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर, पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा, बस यही याद रखना है। मतलब हुआ कि ये जो है इसमें घुलेगा, ये जो है वाटर में घुलेगा, ये जो है इसमें घुलेगा, ये जो है इसमें घुलेगा, ठीक है। तो इस तरह से तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक का फंडा चलता है। क्लियर हो गया है ना। तो ये एक बेसिक है ना बात हो गई। तो आई होप ये समझ में आया होगा है ना। लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला फंडा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों पे डिपेंड करेगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, देखो अब अगर थोड़ी हम डिटेल्स में जाएं, इसके थर्मोडायनेमिक्स में जाएं, तो कोई भी चीज़ें क्यों सॉल्यूबल होता है ना। ज़रा सोचो कि कोई भी चीज़ें क्यों सॉल्यूबल होता है ना। बात करते हैं कोई पत्थर की बात करते हैं। चलो मान लो तो है एक पत्थर है, अब इसको पानी में डाल दिया, पानी पोलर है बेटा, पानी पोलर है, वाटर है, वाटर पोलर हो गया। अब पत्थर जो है या स्टोन जो है, स्टोन किस चीज़ का बना होता है बेटा, स्टोन क्या है, तो स्टोन में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ टाइप सिलिका होता है ना, सिलिकॉन के ऑक्साइड होते हैं, SiO2 होता है, सिलिकॉन के ऑक्साइड। और आपको पता है कि ये सब चीज़ें पोलर नेचर का होता है ना, पोलर के हो गए। तो फिर भी ये पत्थर इसमें नहीं घुल रहा है, कुछ तो वजह होगा, है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे कि क्या वैसा फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को कंट्रोल करता है ना, जो सॉल्युबिलिटी को कंट्रोल करता है। जैसे और एग्जांपल की बात करते हैं, है ना, और एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग, बेरिलियम का सल्फेट ले लेते हैं, है ना। बेरिलियम का क्या ले लेते हैं हम लोग, बेरिलियम नहीं, रुको एक मिनट, क्या ले ले, एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम का सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम का सल्फेट ले लेते हैं। अब देखो कैल्शियम का जो सल्फेट होता है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, अब देखो कैल्शियम का जो सल्फेट होता है इनसॉल्युबल होता है वाटर में, जबकि ये एक आयनिक कंपाउंड है, आयन से बना है। तो भाई अभी तो मैंने बोला कि पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, और आयनिक कंपाउंड हमेशा पोलर होते हैं तो पोलर में घुल जाएंगे, वाटर में इसको घुल जाना चाहिए था, है ना, वाटर में इसको घुल जाना चाहिए था, लेकिन ये तो इनसॉल्युबल है, वाटर में घुलता ही नहीं है ना। तो आप बोलोगे सर ये एक्सेप्शन हो गया, हाँ एक्सेप्शन हो गया। इस एक्सेप्शन के पीछे का लॉजिक क्या है बेटा, है ना, क्योंकि सब चीज़ के पीछे एक ना कोई लॉजिक होता है ना, कोई ना कोई साइंस होता है, कोई ना कोई कारण होता है, वो कारण जानना है ना। तो एक चीज़ हम लोग पकड़ के नहीं बैठ जाते हैं, है ना, केमिस्ट्री में खास करके, कि ये एक रूल है और इसी के रूल के अकॉर्डिंग सारा काम होगा। अगर ऐसा करने बैठ गए तो आप केमिस्ट्री ना तो सीख पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, कभी नहीं, है ना। तो क्या रीजन है इसके पीछे वो हमें जानना है। तो देखो बेटा, कोई भी चीज़ें सॉल्यूबल तब होता है जब उसका डेल्टा H, है ना, डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा बोल देता हूँ, डेल्टा G ऑफ सॉल्यूशन, है ना, डेल्टा G ऑफ सॉल्यूशन निगेटिव होता है। डेल्टा G ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, निगेटिव होता है ना। तो केमिस्ट्री ऐसा ही है कि एक जो आप बोल दिया वो पत्थर का लकीर नहीं हो जाता है और हमेशा वो सही नहीं होता है ना। केमिस्ट्री हमेशा रंग बदल लेता है
ठीक है। तो उसी के हिसाब से मतलब इसे हमें डेल्टा जी ऑफ सॉल्यूशन निगेटिव करना है, तब जाके हमें समझ में आएगा कि वो सोलूबल है या नहीं सोलूबल है। जैसे अगर मैं बात करूं डेल्टा जी की, तो डेल्टा जी होता है बेटा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अब ये है क्या आखिर? देखो मान लो कोई एक सॉल्यूट है, mx एक सॉल्यूट है और इसे हमने पानी में घोलना है, इसे पानी में घोलना है। तो घोलने के बाद बनेगा बेटा ये, है ना, ये बनेगा, ऐसा लिख देता हूँ m एक्वस, पानी में गया तो एक्वस बन गया बेटा ये, प्लस x माइनस एक्वस, तो ये एक्वस बन गया इस तरह से। अब मुझे इस प्रोसेस का डेल्टा जी देखना है। वाटर से रिएक्शन किया और ये बनाया, तो इस प्रोसेस का डेल्टा जी देखना है कि इसका डेल्टा जी, देखो थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी शुड बी निगेटिव। तो मुझे भी इस प्रोसेस का डेल्टा जी निकालना है। अगर डेल्टा जी मुझे निगेटिव आ गया तो मेरा काम हो गया, है ना। अब देखो ऐसा काम करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो मेरे को सॉलिड अवस्था में है mx, है ना, अभी मैं आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, आयनिक कंपाउंड मोस्टली सॉलिड होते हैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो सॉलिड है बेटा, सबसे पहले मैंने क्या करा, इस सॉलिड को एक लैटिस में अरेंज होंगे, अपने अभी आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा, तो ये सॉलिड स्टेट में आपने देखा कि ये लैटिस के फॉर्म में अरेंज होते हैं इसके पार्टिकल्स। तो mx प्लस एंड प्लस x माइनस, इस तरह से गैसियस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तोड़ के इसके आयंस में विभक्त करना पड़ेगा इस तरह से। देन अब आपने इसको तोड़ा तो इसमें क्या लगाया बेटा, लैटिस एनर्जी लगाया, है ना। लैटिस एनर्जी जब इन दोनों कंबाइन करते हैं और सॉलिड बनाते हैं तो लैटिस एनर्जी रिलीज होता है, जबकि उसका उल्टा अगर आप सॉलिड को तोड़ते हो लैटिस से आयंस में तो वो क्या लैटिस एनर्जी लगता है, रिक्वायर्ड एनर्जी होता है। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको वाटर से रिएक्शन कराना है। तो जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो आपको पता है, आपको मैंने पढ़ाया है ना, क्या पढ़ाया है, पढ़ाया है बेटा हाइड्रेशन, केमिकल बॉन्डिंग याद करो। तो ये आयन का हाइड्रेशन होगा, इस आयन का हाइड्रेशन होगा। तो हाइड्रेशन क्या होता है, बेसिकली इंट्रैक्शन होता है वाटर के साथ। जब वाटर के साथ इंट्रैक्शन हुआ तो रिलीज हुआ क्या बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुआ, है ना। ये एनर्जी रिलीज एनर्जी होता है। अब ये दोनों मिलाकर डेल्टा एच बनाते हैं बेटा। बेसिकली डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन जो है, दैट इज लैटिस एनर्जी प्लस, है ना, माइनस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी होता है इस प्रोसेस का। मतलब डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन ये डिपेंड करे कब, है ना, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इन दोनों के एडिशन होगा तब आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, है ना, ये तो ये समझ गया डेल्टा। अब डेल्टा एस के बारे में भी आप लोग पता है, डेल्टा एस क्या होता है बेटा, इंट्रॉपी होता है ना। डेल्टा एस क्या होता है, इंट्रॉपी चेंज होता है। इंट्रॉपी मतलब रेंडमनेस का इंक्रीज होना, इंट्रॉपी कहलाता है। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन में जाएगा तो पार्टिकल्स विभक्त हो जाएंगे, पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। और पहले सॉलिड में था तो एक जगह एक सर्टेन अरेंजमेंट में था, है ना, उनका प्रॉपर और अरेंजमेंट था, ऑर्गेनाइज थे, अब अनऑर्गेनाइज्ड हो गया तो रेंडमनेस बढ़ गया, तो ऑब्वियसली डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव होना है इसको। अब देखो, अब इसके ऊपर आते हैं, तो मैं इसको बोल देता हूँ डेल्टा जी ऑफ सॉल्यूशन, इस प्रोसेस का, होल प्रोसेस का निकाल रहा हूँ, है ना। डेल्टा जी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन एंड डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन, ये सभी का मैंने डेल्टा एस। तो डेल्टा एस समझ में आया कि यहाँ से यहाँ बनने का डेल्टा एस क्या होगा, और डेल्टा एच समझ में आ गया कि डेल्टा एच बेसिकली इन दोनों का एनर्जी का सम है। अब देखो, तो अगर ये घुल रहा है प्रोसेस, मतलब इसका डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू निगेटिव होगा तभी जाके ये वाला प्रोसेस होगा, डिसोल्यूशन होगा, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि
डेल्टा एच डेल्टा जी, है ना, मैं इधर लिखूं क्या, है ना, डेल्टा जी ऑफ सॉल्यूशन यदि निगेटिव होगा तब क्या होगा, जो भी सब्सटेंस लिए हैं वो सॉल्यूबल होगा, है ना। देन सब्सटेंस इज सॉल्यूबल। अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो सब्सटेंस क्या है, सॉल्यूबल, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, है ना। अभी हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं, वो भी आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो देखो अब निगेटिव कब होगा, निगेटिव दो अवस्था में हो सकता है बेटा। यदि डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव हो जाए तब निगेटिव निगेटिव होल निगेटिव हो जाएगा। तो पहला केस है कि सॉल्यूबल होने के लिए, है ना, डेल्टा जी निगेटिव होने के लिए अगर एक केस ये बनता है, केस नंबर 1, कि डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन निगेटिव हो जाए, तब निगेटिव निगेटिव पूरा निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा तो सॉल्यूबल हो जाएगा। अब ध्यान देना जरा, डेल्टा एच निगेटिव होने के लिए, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन निगेटिव होने के लिए लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में देखो क्या फर्क है। ये तो पॉजिटिव एनर्जी है और ये निगेटिव एनर्जी है। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी जितना ज़्यादा होगा बेटा उतना ही डेल्टा एच का वैल्यू, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन निगेटिव होगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन, ये निगेटिव होने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, ऐसा होना चाहिए, तब ये वैल्यू निगेटिव आएगा, है ना। तब ये वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तब जाके ये सॉल्यूबल होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होना चाहिए बेटा, लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके कोई भी चीज़ें सॉल्यूबल होता है, अदरवाइज सॉल्यूबल नहीं होता है ना, अदरवाइज सॉल्यूबल नहीं होता है। अब ये भी 100% स्टेटमेंट सही नहीं है बेटा कि लैटिस एनर्जी, मतलब लैटिस एनर्जी कम होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो हमेशा सॉल्यूबल होगा। अब कभी कभी लैटिस एनर्जी, है ना, ज़्यादा भी है तो सॉल्यूबल हो सकता है। कैसे, हमें अल्टीमेटली क्या करना है बेटा, डेल्टा जी को निगेटिव करना है ना, मतलब इन दोनों का सम निगेटिव होना चाहिए। तो मान लो सपोज दैट इन दोनों का सम पॉजिटिव आया क्योंकि लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा हुआ। सपोज दैट इफ मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, अगर ऐसा हुआ तो ये वाला वैल्यू क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, है ना। अब यदि ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये दोनों मिलाकर इस वाले पॉजिटिव से कहीं ज़्यादा है तो ये पूरा का पूरा निगेटिव हो जाएगा बेटा। और वैसा करने के लिए क्या होना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ सकता है। तो देखो यहाँ टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट हो गया, सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड हो गया, टेम्परेचर पे भी डिपेंड हो गया, फिर इंट्रोपी पे भी, है ना। मान लो कि टेम्परेचर नहीं बढ़ाते और किसी का क्या है ना, डेल्टा एस ही इतना ज़्यादा है कि वो सॉल्यूबल है। डेल्टा एस बहुत ज़्यादा हो गया तो इन दोनों का प्रोडक्ट डेल्टा एच पॉजिटिव है ना, उससे कहीं ज़्यादा इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, तब जाके वो सॉल्यूबल हो जाएगा फिर, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है बेटा, है ना। मतलब ये सोचो कि कैसे भी करके हमें ये निगेटिव करना है ना। तो देखो कितने सारे फैक्टर सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो एक बातें ऐसे रैंडम बोल देना कि नहीं ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये ऐसा होता है, ये पोलरिटी पे डिपेंड करता है, तो ये बात सरासर गलत है बेटा कि पोलर है तो हमेशा घुलेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अब देखो भाई पोलर भी है फिर भी नहीं घुल रहा है ना, ठीक है। तो उसमें भी टेम्परेचर, डेल्टा एस, डेल्टा एच सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तब जाके सॉल्युबिलिटी को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो देखो ये सारा चीज़ आपको एक बड़े लेवल पे एक्सप्लेन करना है ना। अब छोटी छोटी बातें जानकर ही रह नहीं जाना है। तो ये सारा फैक्टर्स क्या होता है बेटा, इफेक्ट करता है। आई होप चीज़ें क्लियर होगा, है ना। आप ये नहीं बोल देना कि एक बात बोल दिए तो हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रिडिक्ट हो गया कि ये फैक्टर से इफेक्ट होता है, तो ऐसा नहीं करना है।
ये सारा चीज़ इफेक्ट करता है बेटा। आई होप समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर हुआ बेटा? चलिए, तो ये सारा चीज़ है बेटा, बहुत सारा है ना। तो मैंने आपको कोशिश करा है चीज़ें बताने का, है ना। और इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं। अगर मैं इसका क्लास प्रॉपर लेने चलूँ केवल सॉल्युबिलिटी के ऊपर ही, तो बहुत सारे क्लास लग जाएंगे सॉल्युबिलिटी के ऊपर ही, है ना। हमने केमिकल बॉन्ड में ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन करा था, तो मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बस आप ये जान लो कि सॉल्युबिलिटी, है ना, नेचर पे डिपेंड करता है, बट केवल और केवल नेचर पे ही डिपेंड नहीं करता है, उसके साथ साथ टेम्परेचर भी एक फैक्टर होता है, उसके साथ साथ हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी का भी एक रोल होता है ना। ओवरऑल डेल्टा जी, है ना, हम बोल सकते हैं कि निगेटिव होगा तभी जाके वो सॉल्युबल होगा। तो ये सारा हम लोग लिखने वाले हैं, ये सब चीज़ें लिखेंगे, है ना। तो ये वाली बातें हो गई बेटा, है ना। तो ये बच्चों वाली बातें नहीं करनी है केवल, तो थोड़ी सी हमें ये रखना है। चलिए, तो ये रही बात नेचर की, एंड कुछ टेम्परेचर का भी इफेक्ट देखें, एंड थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी का इफेक्ट देखें सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अब हम लोग बातें करेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफेक्ट क्या होते हैं बेटा? तो टेम्परेचर के इफेक्ट होते हैं, देखो कोई भी चीज़ें सोल्यूबल होता है बेटा, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, देखो क्या कर रहे हैं, mx को वाटर में घुला रहे हैं और एक प्रोसेस कर रहे हैं डिसोल्यूशन का, जिससे mx एक्वस बन रहा है। याद करो आयनिक इक्विलिब्रियम का क्लास, है ना, उसमें हमने ऐसा कुछ करा था, एक्वस बन रहा है। अब इन दोनों के बीच सपोज दैट इक्विलिब्रियम इस तरह से बन रहा है, क्योंकि घुलना और प्रेसिपिटेट होना चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरह का जब वो सैचुरेट कर गया, तो इन दोनों के बीच आयंस, एक्वस आयन और इसके बीच, सॉलिड के बीच एक इक्विलिब्रियम बनेगा। तो हम लोग इसका, है ना, आयनिक प्रोडक्ट लिख सकते हैं, जिसको हम लोग K से लिख रहे हैं, है ना। K इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ MQ एक्वस, है ना, इनटू X माइनस एक्वस, ऐसा लिख सकते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आपको पता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो K का वैल्यू चेंज होता है। ये अच्छे खासा हम लोग डिस्कस कर रखे थे, है ना। इसके लिए मैंने एक इक्वेशन भी दिया था, ln K2 अपॉन K1, है ना, डेल्टा H अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये डेल्टा H पे डिपेंड करता है, मतलब डिसोल्यूशन का डेल्टा H। फिर से देखो डेल्टा H आ गया, है ना, मतलब डेल्टा H ऑफ डिसोल्यूशन मतलब लैटिस एनर्जी, और उसमें किसका सम आ गया, हाइड्रेशन एनर्जी का सम आ गया। तो किसी का अगर डेल्टा H पॉजिटिव है बेटा, डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव है, डेल्टा H पॉजिटिव है और वो घुला हुआ है। देखो ध्यान दो, मैं सॉल्युबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं कि वो घुलेगा कि नहीं घुलेगा, पहले वाला चीजें था डिसाइड करने के लिए कोई चीज सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। अभी ये अगर मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं, इसका मतलब कि चीजें ऑलरेडी घुल गया है और उसकी सॉल्युबिलिटी को हम देख रहे हैं कि वो कितना चेंज होगा, कितना बढ़ेगा, कितना नहीं बढ़ेगा, है ना। पहले हमने क्या किया डिस्कस, है ना, पहले हमने डिस्कस किया कोई भी चीज़ें सॉल्युबल है या नहीं, पिछले वाले यूनिट, पिछले वाले सेक्शन में। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर ये घुल गया, है ना, चीज़ें घुल गया, तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है कैसे चेंज होगी, है ना, टेम्परेचर के अनुसार। तो ये इसको प्रिडिक्ट करेगा बेटा।
सपोज दैट डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है ना, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ T2 ग्रेटर देन T1 करता हूँ, तो बताना ये क्या होगा, डेल्टा एच अपॉन आर T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2, है ना। तो अगर यहाँ पे T2 ग्रेटर देन T1 है, तो यानी कि ये वाला वैल्यू हो गया पॉजिटिव बेटा, और ये वाला वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि ln K2 बाई K1 जो हो गया आपका पॉजिटिव होगा, है ना। इसका मतलब कि ये वैल्यू तभी पॉजिटिव हो सकता है जब K2 ग्रेटर देन K1 हो। इसका मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया आगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया आगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है आगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सोल्यूबल होगा और ये एक्वस बनने का कोशिश करेगा, मतलब सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर यही उल्टा होता, डेल्टा जी निगेटिव होता, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम बैक साइड में शिफ्ट हो जाता और सोल्यूबिलिटी घट जाती। क्लियर है बेटा। तो ये रहा टेम्परेचर का इफेक्ट। मैंने आपको टेम्परेचर के इफेक्ट को इस तरह से समझाया है ना। इसके माध्यम से आप इसको लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, बस मैंने आपको बता दिया है केवल, हाँ ना। और यही रहा ली चैटेलियर प्रिंसिपल का इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, एप्लीकेशन ऑन सॉल्युबिलिटी, है ना। तो आई होप समझ में आया होगा बेटा। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, है ना, इस केस में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, ये वाला जो केस लिया हूँ, इस केस में वन केस में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो ये याद रखना, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ उल्टा अगर केस ले लूँ, उल्टा केस 2 ऐसा लेता हूँ कि डेल्टा एच यदि निगेटिव हो जाए एंड T2 ग्रेटर देन T1 हो गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, इस केस में हो जाएगा सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, विल बी डिक्रीज्ड, है ना। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना है बेटा, है ना। तो ये सिंपल सा चीज़ है, आप खुद सोच सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से, है ना, सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज हो रहा है। तो ये रहा टेम्परेचर का इफेक्ट बेटा। मैंने इसमें थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस भी बताया कि कौन सा चीज़ें सॉल्यूबल होती है किसी सॉल्यूट में कि नहीं, वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी भी चीज़ें बताई आपको। हालांकि मैं उसको डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग आप एक बार देख लेना कि क्या है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चीज़ें ऐसे भी होती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पहले बढ़ता है, फिर अगर कुछ सर्टेन टेम्परेचर तक, ट्रांजिशन टेम्परेचर तक पहुंचता है तो सॉल्युबिलिटी घटना भी शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी सॉल्यूट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारा कुछ सॉल्युबिलिटी के इफेक्ट हो गए बेटा, है ना, सॉलिड वाले। तो आज हम लोग सॉलिड वाले सॉल्युबिलिटी को पूरा कवर किए हैं, और अगले क्लास में, है ना, हम लोग गैस के सॉल्युबिलिटी को देखेंगे किसी भी लिक्विड के अंदर, है ना। और प्रेशर की इफेक्ट बता दूं, प्रेशर भी कहीं कहीं मेंशन होता है, तो मैं बता दूं कि प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड या सॉलिड के ऊपर नगण्य होता है, 0 के बराबर होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेटा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम और कुछ बातें करेंगे, है ना, इससे रिलेटेड सॉल्युबिलिटी से। तो आज के लिए यही हमारा एंड होगा बेटा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू बेटा।